वन आज हिंदू का तो नहीं आया था न्यूज़पेपर। तो न्यूज़ तो उसके वेबसाइट पे दो तीन इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। तो उस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला न्यूज़ है प्रोजेक्ट सन कैचर। ये अभी कुछ दिनों से न्यूज़ चल रहा है डेटा सेंटर्स का, कि डेटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा कूलिंग रिक्वायरमेंट है उनका, जिसके लिए पानी का ज़रूरत पड़ता है, फिर उनके लिए एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी, फॉसिल फ्यूल, ये सब उसका एनवायरमेंटल कंसर्न का बात न्यूज़ में आते रहता है। तो उसमें ये गूगल का प्रोजेक्ट सन कैचर है। इसमें ये क्या कर रहा है, टू स्टैब्लिश डेटा सेंटर्स इन स्पेस थ्रू कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स एंड इट विल बी रन एंटायरली ऑन सोलर पावर। तो ये लोग क्या करेंगे कि ढेर सारे सैटेलाइट्स भेजेंगे और उनको एक फॉर्मेशन में चलाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं रहेगा वो लोग एक दूसरे से, थोड़ा फ्यू किलोमीटर्स अवे ऐसा रहेगा। और वो लोग डेटा ट्रांसमिशन करेंगे। जो भी वो ग्राउंड बेस्ड जो डेटा सेंटर रहता है वो लोग स्पेस में करेंगे। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट इसमें दिखता है एस्पेक्ट, वो यही है कि वो सोलर पावर पे चलेगा। तो वो ऐसे ऑर्बिट में रहेगा जो कॉन्स्टेंटली वो सन को फेस करता रहे। तो ये अभी ऐसा लॉन्च नहीं हुआ है, ये इसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। इसमें कुछ चैलेंजेस आएगा। पहला है बैंडविथ रिक्वायरमेंट। बैंडविथ क्या होता है कि आपको डेटा भेजना है, तो उसके लिए जैसे आप कुछ भी डाउनलोड करते हो, अपलोड करते हो, तो उसमें बैंडविथ का ज़रूरत होता है। अभी जैसे ये हिंदू से ही ये स्क्रीनशॉट है, इसमें लिखा हुआ है कि एआई डेटा सेंटर्स आर डिफरेंट। दे नीड हाई लेवल्स ऑफ बैंडविथ नॉट बिटवीन द इंफ्रास्ट्रक्चर दे होस्ट एंड द यूजर्स दे सर्व। मतलब डेटा सेंटर और यूजर्स के बीच, बट विद इन द डेटा सेंटर इटसेल्फ and with other data centers that are situated nearby. For instance, Microsoft's AI data center complex, which are called Fairwater, have petabyte per second links between facilities. That is 10 lakh gigabytes per second, a million times faster than the best consumer grade internet connection typically offered in Indian metros. तो अब सोचिए कि इसको कितना ज़्यादा बैंडविथ और कितना ज़्यादा डेटा स्पीड का ज़रूरत है। तो वो एक चैलेंज होगा कि स्पेस में इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए। दूसरा है सोलर रेडिएशन। उसमें क्या है कि जो एआई जो डेटा सेंटर्स होते हैं या जो उसका चिप होता है मशीन लर्निंग का, वो लोग एक यूज़ करते हैं टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ये स्पेशलाइज्ड चिप्स होता है डिज़ाइन टू एक्सेलरेट एआई एंड एमएल, मतलब मशीन लर्निंग। तो इस पे सोलर रेडिएशन का क्या असर होगा? सोलर रेडिएशन तो वैसे ही खराब है, जो ह्यूमंस पे भी असर पड़ता है और बाकी जो भी एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगा उस पे असर पड़ेगा। तो ये जो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको भी वो हार्म कर सकता है। तो ये एक चैलेंज है। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ डेटा सेंटर्स। यहाँ पे क्या है कि डेटा सेंटर्स अर्थ पे लोकेटेड है, वहाँ जाओ, जो भी खराबी है उसको ठीक कर दो। लेकिन एक बार आपका डेटा सेंटर अगर स्पेस में चले जाता है और उसमें कोई खराबी आता है, तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। जैसे स्पेस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें भी रेगुलरली उसमें कुछ कुछ काम करना पड़ता है। तो तेथर करके अपने आप को ज्वाइन करके वो बाहर निकल के, इसको स्पेस वॉक बोलते हैं, फिर वो मेंटेनेंस करते हैं। तो ऐसा अगर गूगल चाह रहा है तो इसको वो चीज़ करना पड़ेगा, या इस चीज़ को टैकल करना पड़ेगा। उसके बाद है कूलिंग रिक्वायरमेंट। ये वहाँ भी इसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। यहाँ पानी से करते हैं, वहाँ पे भी इसको कूलिंग रिक्वायरमेंट का ज़रूरत पड़ेगा ही, क्योंकि जो भी वहाँ पे जो डेटा सेंटर रहेगा वो वहाँ भी हीट करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी वो बहुत एनर्जी कंज्यूम करेगा। उसके बाद है कॉस्ट। ये तो ऑब्वियस सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सैटेलाइट भेज रहे हो और इतना हैवी पेलोड के साथ आप सैटेलाइट भेजना चाहते हो। उसके बाद उसको फॉर्मेशन में उड़ाना, फिर उसको कंट्रोल करना, फिर उसको ये इंश्योर करना कि इतना सब के बाद फिर वो इकोनॉमिकली वायबल हो, कि बाकी कंपनीज को वो टैकल मतलब टक्कर दे सके या उनको चैलेंज कर सके। तो ये एक चैलेंज रहेगा उसके लिए। तो ये एक सन कैचर प्रोग्राम है गूगल का, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, इस पे बस बात हो रहा है। और ये एम कर रहा है डेटा सेंटर स्पेस में बनाने का। और उसमें कुछ चैलेंजेस है, जैसे बैंडविथ रिक्वायरमेंट, सोलर रेडिएशन, मेंटेनेंस ऑफ डेटा सेंटर, कूलिंग रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट। दूसरा एक जो न्यूज़ में आया है वो है आर्टेमिस 2। उसके पहले देखिए आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है। ये नासा का प्रोग्राम है और ये 2017 में ही आया था। इसमें क्या है कि ये चाह रहा है कि पहले तो जो ह्यूमंस हैं उनको स्पेस में भेजे, उसके बाद ह्यूमंस को लैंड कराए स्पेस ये मून पे, और उसके बाद इट एम्स एट स्टैब्लिशिंग ए परमानेंट बेस ऑन द मून, कि इसके बाद फिर हम लोग मार्स पे जा सके।
तो ये आर्टेमिस प्रोग्राम है, इसका एक आर्टेमिस अकॉर्ड भी था कि जो जो साइन करेगा वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका फर्स्ट फ्लाइट हुआ था 2022 में। ये अनक्रूड था, मतलब इसमें कोई क्रू मेंबर नहीं था, वो बस जो स्पेसक्राफ्ट है और रॉकेट है उसका टेस्टिंग हुआ था, वो आर्टेमिस 1 था। अभी आर्टेमिस 2 आया है, मतलब होने वाला है। ये क्या है कि ये पहला क्रूड मिशन होगा, इसमें 4 लोग हैं, उसमें एक लेडी भी हैं। तो ये स्पेस में जाएगा, उसके बाद फिर ये मून के उस साइड जाएगा, फार साइड जाएगा, फिर वापस आएगा। तो इसमें जो रॉकेट यूज हो रहा है वो है स्पेस लॉन्च व्हीकल, नासा का है। स्पेसक्राफ्ट है ओरायन, ये भी नासा का है। ये क्या है, तो ये 10 डे फ्लाइट है, 10 दिन का रहेगा मिशन। और ये SLS मतलब स्पेस लॉन्च व्हीकल को, रॉकेट को और ओरायन स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करेगा टू इंश्योर ऑल लाइफ सपोर्ट एंड नेविगेशन सिस्टम्स आर सेफ फॉर फ्यूचर लूनर मिशंस। मतलब बेसिकली ये टेस्ट के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद ओरायन स्पेसक्राफ्ट विल, ये होगा कैसे, तो ओरायन जो स्पेसक्राफ्ट है, मतलब रॉकेट जाएगा स्पेस में, उसको फिर रॉकेट वो छोड़ जाता है पेलोड उसका अपना, मतलब स्पेसक्राफ्ट उसको वो ऑर्बिट में ड्रॉप कर देगा। उसके बाद ये ऑर्बिट करेगा अर्थ को 2 बार, फिर ये लाइफ सपोर्ट और मैनुअल हैंडलिंग जो भी इन लोगों को टेस्ट करना है वो टेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर जो मून का फार साइड है, फार साइड क्या होता है, वो ऐसा साइड जो हम लोगों को कभी नहीं दिखता, वो होता है टाइडल लॉकिंग के कारण। तो उसके उस साइड जाएगा 10,300 किलोमीटर बियॉन्ड द फार साइड ऑफ द मून, आफ्टर विच ग्रेविटी विल पुल द स्पेसक्राफ्ट बैक टुवर्ड्स द अर्थ। मतलब वो अर्थ के ग्रेविटी से फिर वापस आ जाएगा। तो इसको बोल रहा है हाइब्रिड फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी। ये टर्म आप लोग दिमाग में रखिएगा, ये यूपीएससी वन वर्ड एसोसिएशन में पूछ सकता है कि हाइब्रिड फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी इज रिलेटेड टू। और अगर ये सक्सेसफुल होगा तो नासा फिर आर्टेमिस 3 को ग्रीन लाइट करेगा, और उससे क्या होगा कि फिर एस्ट्रोनॉट जाएंगे मून पे। ये इसका ट्रैजेक्टरी है, देखिए यहाँ से लॉन्च होगा, वन से लॉन्च हुआ, फिर ये गया इधर आया, 5 पे आया, 6 पे आया, फिर ऐसे 7 पे गया, फिर अर्थ को दोबारा ये हो गया, फिर ये 9 पे, ये फिर आएगा इस ऑर्बिट में, ये 10 में, ये फिर आते आते ये फिर मून के फार साइड के उस साइड जा करके फिर ये ग्रेविटी के मदद से ये वापस आ जाएगा और यहाँ पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन करेगा। तो 10 दिन का मिशन है। इसमें आप लोग याद रखिएगा आर्टेमिस क्या है, आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है, आर्टेमिस अकॉर्ड, ये सब याद रखिएगा कि नासा का प्रोग्राम है। और इसका अल्टीमेट एम है कि जो मैन है, मतलब इंसान जो है, वो 1972 के बाद नहीं गया है चांद पे, तो अब वो चांद पे जाए और उसके बाद हम लोग ये एम कर रहे हैं कि मार्स पे भी चले जाए और मून पे एक स्टेशन तो बना ही दे। उसके बाद ये फिर आर्टेमिस 1 हुआ, ये आर्टेमिस 2 है, उसके बाद आर्टेमिस 3 जो होगा वो मून पे जाएंगे लोग। और आर्टेमिस 1 था जिसमें कोई क्रू नहीं था, मतलब कोई लोग नहीं थे उसमें। फिर आर्टेमिस 2 आया जिसमें अभी लोग जाएंगे, 4 लोग जाएंगे। और फिर आर्टेमिस, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आर्टेमिस 3 होगा। फिर एक न्यूज़ आया कि राज्यसभा प्रिविलेजेस पैनल टू एग्जामिन कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कंप्लेंट अगेंस्ट ममता ठाकुर एंड मौसम नूर। बीजेपी के एमपी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो बोले हैं कि टीएमसी के ममता ठाकुर और फॉर्मर एमपी मासूम नूर, फॉर्मर इसलिए क्योंकि ये रिजाइन कर दी, ये चली गई कांग्रेस में, मेड अनपार्लियामेंट्री अटरेंसेस क्रिएटेड ऑब्स्ट्रक्शंस इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। अब इसमें मैटर उठता है दो, एक कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। तो ये लक्ष्मीकांत से लिखा हुआ है, ये जो इतना दूर है ना, ये लक्ष्मीकांत का कॉपी पेस्ट है। व्हेन एन इंडिविजुअल और अथॉरिटी, मतलब केवल इंडिविजुअल नहीं, कोई अथॉरिटी भी, disregards or attacks any of the privileges, rights and immunities either of the members individually or of the house in its collective capacity। मतलब आप ये ध्यान रखिए कि जो मेंबर्स हैं उनका भी प्रिविलेजेस है और हाउस का एज अ कलेक्टिव भी प्रिविलेजेस है। तो कोई इंडिविजुअल या अथॉरिटी जब डिसरिगार्ड करेगा या अटैक करेगा एनी ऑफ द प्रिविलेजेस, राइट्स एंड इम्यूनिटीज आइदर ऑफ द मेंबर्स इंडिविजुअली, किसी एक मेंबर का, या ऑफ द हाउस इन इट्स कलेक्टिव कैपेसिटी, द ऑफेंस इज टर्म्ड एज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। फिर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस क्या है, तो एनी एक्ट और ओमिशन, एक्ट मतलब कुछ करना और ओमिशन मतलब कुछ ना करना। जैसे हाउस बोला कि आप ये करो और वो ना करे, तो एनी एक्ट ऑफ ओमिशन विच ऑब्स्ट्रक्ट्स अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, इट्स मेंबर्स
और इट्स ऑफिसर्स, मतलब जो उसके स्टाफ होते हैं, सेक्रेटरी जनरल और ढेर सारे स्टाफ होते हैं, इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस और विच हैज अ टेंडेंसी टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स अगेंस्ट द डिग्निटी, अथॉरिटी एंड ऑनर ऑफ द हाउस इज ट्रीटेड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। तो ये पढ़ के आपको लग रहा होगा कि दोनों ओवरलैपिंग चीज है, लेकिन दोनों ओवरलैपिंग नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस बहुत ब्रॉडर है, और ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस उसका एक पार्ट है। तो आप कंटेम्प्ट कर सकते हो हाउस को, लेकिन आप ब्रीच, हो सकता है कि वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ना हो, लेकिन आप जब भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करिएगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस होगा। तो इसमें फिर एक कमिटी बनता है, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा ऐसा एक रूल है। तो उसका फिर 192 रूल नंबर 192 है कि द चेयरमैन शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम नॉमिनेट अ कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस कंसिस्टिंग ऑफ 10 मेंबर्स। तो 10 मेंबर होंगे। द कमिटी नॉमिनेटेड अंडर सब रूल 1, मतलब ये वाला सब रूल 1, ये हो गया, ये वाला हो गया सब रूल 1, शैल होल्ड ऑफिस अंटिल अ न्यू कमिटी इज नॉमिनेटेड। मतलब इनका कोई वो नहीं है, टर्म नहीं है, टेन्योर नहीं है। ये भी यूपीएससी दे सकता है कि इट हैज़ अ 1 ईयर टेन्योर या कुछ भी। लेकिन ये ऑब्वियस है कि अगर मेंबर चले जाता है तो उसका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। कैजुअल वैकेंसीज इन द कमिटी शैल बी फिल्ड बाय चेयरमैन। कैजुअल वैकेंसीज, कोई रिजाइन कर दिया, किसी का डेथ हो गया, मेंबरशिप खत्म हो गया, तो ये याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मतलब एक कमिटी ऑन प्रिविलेजेस होता है। उसके बाद पावर क्या है चेयरमैन को, कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस रूल्स, की हर चीज, जो भी जितना भी रूल है सब चीज हटा दो। द चेयरमैन में रेफर एनी क्वेश्चन ऑन प्रिविलेज टू द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस फॉर एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट। अब इसके बाद क्या होता है कि फिर जो कमिटी होता है उसको गया, चेयरमैन साहब ने बोल दिया कि भाई आप इसको देखो, इस मैटर को। उसके बाद वो फिर देखेंगे, उस पर एविडेंस मांग सकते हैं, किसी को प्रेजेंट होने के लिए बोल सकते हैं। फिर ये अपना रिपोर्ट बनाएंगे। फिर वो रिपोर्ट या तो चेयरमैन जो होंगे वो साइन करेंगे, और चेयरमैन नहीं है तो वो किसी को बोलेंगे कि आप मेरे बिहाफ पे साइन कर देना। फिर वो हाउस को प्रेजेंट होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को वो प्रेजेंट होगा। उसके बाद फिर मोशन लिया जाएगा उस पर, कि जैसे बाकी चीज़ों पे होता है, जैसे बिल इंट्रोड्यूस होता है, वैसे ही एक चेयरमैन के नाम, कमेटी के चेयरमैन के नाम से एक मोशन प्रेजेंट होगा कि ये जो रिपोर्ट है इसको देखना है। उस पर फिर वोटिंग होगा, यस या नो, मतलब हाँ उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि हाँ भाई ये जो रिपोर्ट है ये सही है, या उसको डिनाई कर दिया जाएगा कि नहीं, वी डू नॉट एग्री। और उसके बाद फिर जैसा भी होगा उसको चेयरमैन उसको एक्शन लेंगे उस पर। तो ये 3 टॉपिक हम सोचे कवर कर लेते हैं, क्योंकि आज न्यूज़पेपर तो आया नहीं। तो ये याद रखिएगा, प्रोजेक्ट सन कैचर। देखिए स्टारलिंक पे आई थिंक यूपीएससी पूछ चुका है, तो इस पे भी यूपीएससी को ऐसे आदत है, ये सब में क्या करेगा, वन लाइनर पूछेगा कि प्रोजेक्ट सन कैचर ऑफन सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू, फिर दे देगा बायोटेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, फिर एआई एंड मशीन लर्निंग, और फिर चौथा कुछ डाल देगा। और वो सिंपल सा सवाल रहेगा, अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या। तो ये फिर आर्टेमिस 2 पे भी, इस पे तो अच्छा खासा सवाल पूछ सकता है। देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, आर्टेमिस प्रोग्राम जो है ये बहुत प्रॉमिसिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सोच रहा है कि हम लोग मार्स पे जाएं। अल्टीमेट इसका एम जो है वो है कि मून पे हम लोग एक स्टेशन बना दें और उससे मार्स पे जाएं। तो देखिए यूजुअली यूपीएससी जब पूछता है स्पेस से या साइंस में, तो वो इंडिया ओरिएंटेड सवाल पूछता है। लेकिन कुछ 2022 में, जब 21 में जब जेम्स वेब गया था स्पेस JWST, तो 22 में उस पर सवाल पूछा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, अचीवमेंट है ह्यूमैनिटी के लिए। वो लगभग 13.5 बिलियन ईयर्स वो लाइट ईयर्स अवे देख सकता है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड वैसा ही कुछ चीज़ है कि अगर ये सक्सेसफुल होता है और मून पे लैंड करते हैं तो यूपीएससी ज़रूर ही पूछेगा, उसके पहले भी पूछ सकता है। तो ये आप लोग कुछ जैसे इंडिया में गगनयान, आदित्य L1, निसार, ये सब इम्पोर्टेंट है। वैसे ही ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो आर्टेमिस अकॉर्ड इम्पोर्टेंट है, इसको आप जनरली भी नासा के वेबसाइट से जाके पढ़ सकते हो। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए ये फोटो ही इतना इंटरेस्टिंग बनाया है, कैसे होगा पूरा सब समझा दिया है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, सारा दिया हुआ है। तो ये आप ऐसे क्यूरियोसिटी के लिए भी पढ़ सकते हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस तो पॉलिटी के लिए, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर आएगा न्यूज़पेपर, तो उस पर फिर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।